और आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच ऐसी खबर सामने आई है जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। ईरानी एजेंसी फार्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव के जवाब में 5 कड़ी शर्तें रख दी हैं। हालांकि इन शर्तों पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इन मांगों ने दोनों देशों के बीच सुलह की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। उधर इजरायल भी अब खुलकर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन बातचीत के बाद तेल अवीव में हाई लेवल सीक्रेट सिक्योरिटी मीटिंग हुई, जिसमें ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय रणनीति पर चर्चा की खबर है। और इसी बीच ट्रंप ने भी ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास फैसला लेने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। ट्रंप के इस बयान ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और वहीं ईरान का आरोप है कि बातचीत में अमेरिका किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या कूटनीति नाकाम हो रही है? और अगर हालात बिगड़े तो उसका असर पूरी दुनिया पर कितना भारी पड़ेगा? तो देखिए, सीज फायर को लेकर बात चल रही थी, लेकिन ऐसे में अब क्या कुछ इनके बीच सुलह होती है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब तलाशने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दे दी है। तो सीज फायर के बीच ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। ईरान के लोगों को मुझसे डरने की जरूरत है, ट्रंप यहां पर धमकी देते हुए ये कह रहे हैं। तो ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है, जल्द कदम उठाओ वरना कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ये चेतावनी, ये धमकी देते हुए ईरान को डील करना ही होगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। ट्रंप की ये धमकी ईरान को कि ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है। सीज फायर के बीच ट्रंप की ये ईरान को बड़ी धमकी मानी जा रही है। तो ईरान के लोगों को डरने की जरूरत है, ये ट्रंप ने कहा। ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है और जल्द ही कदम उठाने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ईरान को डील करना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप की तरफ से ईरान को ये धमकी दी गई है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एआई वीडियो से ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। तो एआई वीडियो के जरिए ट्रंप ने धमकी दी है। एआई वीडियो में ट्रंप ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो एआई से ईरानी ड्रोन पर लेजर बीम से प्रहार होता हुआ दिख रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ये वीडियो जारी किया। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर ईरानी ड्रोन को मार गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एआई वीडियो, ट्रंप ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। एआई से ईरानी ड्रोन पर लेजर बीम से प्रहार किए जा रहे हैं। लेजर बीम है ये, और ऐसे में जब ईरानी ड्रोन यहाँ इस परिधि में घुसता है तो उस वक्त किस तरह से इस पर लेजर बीम से प्रहार किया जाता है, ये एआई के जरिए, इस वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने इस वीडियो को जारी किया है। तो देखिए, धमकी भी दी है ईरान को ट्रंप ने, और उसके बाद ये एआई वीडियो जारी कर दिया जिसमें ईरानी ड्रोन पर लेजर बीम से हमला होता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ आशीष साई सर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो साई सर, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं फिलहाल के जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बातचीत अगर नहीं होती है तो मामला फंस जाएगा, लेकिन ट्रंप की धमकी क्या कुछ बता रही है, कैसे आकलन करेंगे? ये धमकी अब पुरानी हो चुकी है। इस धमकी के बाद भी पाकिस्तान का कोई रैप तेहरान गया था, और अमेरिका को शायद उस वक्त तक ये होप रहा होगा कि उसके जाने के बाद तेहरान की तरफ से कुछ पॉजिटिव अप्रोच, कुछ नए स्टेप्स, कुछ रिकंडीशंस प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और इसी वजह से अब लेटेस्ट जो तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो इजराइल में चाहे अमेरिका में, वो इंडिकेट करती हैं कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। काइनेटिक मिलिट्री एक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं। नाकाबंदी को भी मैं मिलिट्री एक्शन मान रहा हूं, तो वो तो खैर चल रही है। मुद्दा है कि ईरान का रिस्पांस, अब रिएक्शन का टाइम खत्म हो गया, ईरान का रिस्पांस, और हर बीतते दिन के साथ इस रिस्पांस में वो अर्जेंसी, वो क्रिटिकलिटी नहीं दिख रही है जो एक्सपेक्टेड थी। तो अपेरेंटली जो हमारी पहले की एनालिसिस है कि ईरान, या खास करके बात करें आईआरजीसी, वो जैसा कि सीएनएन की रिपोर्ट में भी है कि वो अभी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक इस स्टैंड ऑफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखें, उनकी जो बची खुची लीडरशिप है, जो इस वक्त वाहिदी एंड डाउन बिलो, खमैनी की अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि बीच बीच में उनकी स्टेट मीडिया, उनके प्रेसिडेंट कुछ उटपटांग एकदम झूठे दावे करते रहते हैं,
लेकिन अपेरेंटली उनकी बची कुची लीडरशिप को कुछ नहीं मालूम है कि इसके आगे क्या। वो ईरान में अपना फेस सेविंग करना चाहते हैं, किसी भी तरह से वहां की जनता को फिर से अपराइजिंग नहीं करना चाहते। कल की अगर बात करें तो वो ईरानियन स्टेट टीवीज पे अपने सिविलियंस को स्टूडियो में बुलाकर वेपन चलाना सिखा रहे हैं और उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। आप उनकी डेस्परेशन और उनकी सोच का दायरा देखें कि हम आगे की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविलियंस भी उसमें पार्टी। ये बहुत ही एक कैलिब्रेटेड, बहुत ही वेल प्लान्ड, एक टिपिकल आईआरजीसी का मूवमेंट है, जिसमें वो डेस्परेट हैं कि हमारी सत्ता ना चली जाए, हमारी ताकत। और उनकी लीडरशिप को अभी भी ये तेल रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास पैसे हैं, उनके पास फैसिलिटीज हैं। जो आम जनता है ईरान की, अच्छा इवेंचुअली जो ईरान के अंदर की फोटोग्राफ भी आ रही हैं, तेहरान में लाइफ एज यूजुअल चल रही है, क्योंकि शायद इनके पास अभी भी दो रास्ते खुले होने की वजह से, पाकिस्तान का रास्ता, रशिया का रास्ता खुले होने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पे ज्यादा असर ब्लॉकेट के बावजूद नहीं पड़ रहा है। ये जो फाइनेंशियल एक ब्लॉकेट कर दिया है तेल नहीं बेचने का यूएस ने, ये किताबों में अच्छा लग रहा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पे इस पे इम्पैक्ट पड़ने में टाइम लगेगा। और आईआरजीसी को इससे कोई मतलब नहीं है, जी इसलिए वो अभी कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान को ट्रंप की ओर से लगातार धमकी मिल रही है। तो ईरान को ट्रंप की तरफ से धमकियां, ट्रंप ने जारी की है परमाणु हमले की सांकेतिक तस्वीर, ईरानी सैटेलाइट पर हमले की भी चेतावनी दी है, ईरानी फास्ट बोट पर ड्रोन हमले की भी तस्वीर सामने आ रही है। तो ट्रंप ने एआई से बनी कई तस्वीरें जारी की हैं। तो लगातार ट्रंप इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, एआई से बनी हुई तस्वीरें, वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं। तो ईरान को ट्रंप की ओर से लगातार धमकी मिल रही है। ट्रंप ने परमाणु हमले की सांकेतिक तस्वीर यहां पर जारी कर दी है, ईरानी सैटेलाइट पर हमले की चेतावनी भी दी है, ईरानी फास्ट बोट पर ड्रोन हमले की तस्वीर दिखाई दे रही। तमाम तरह की ये तस्वीरें हैं जो कि एआई से बनाई गई है और दिखाई दी जा रही है। यानी ये मानिए कि यहाँ पर एक तरह से सांकेतिक के तौर पर यहाँ पर डराने की कोशिश है ट्रंप की तरफ से ईरान को। यानी कुल मिलाकर ये जो एआई तस्वीरें हैं, एआई वीडियो हैं, इनसे कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश ईरान पर करते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। नासिर हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। नासिर देखिए, तो यहाँ पर ट्रंप की टैक्टिक्स है कि वो पहले एक तरह से साइकोलॉजिकली किसी को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ नहीं है। ईरान को इस वक्त उन्होंने ये सीधे तौर पर धमकी भी दे दी है, कई वीडियोज जारी कर दिए हैं और अब एआई से बनी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। जो है ईरान को बताया जा रहा है कि अगर आपने जो कंडीशंस है उन पे माना नहीं है, पीसफुल टॉक्स के लिए आगे बढ़े नहीं, तो आप पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ट्रंप का कोई भरोसा भी नहीं है। जिस तरह से स्टेटमेंट्स हम लगातार देख रहे हैं, ट्रंप किस टाइम क्या कर सकता है इस बात के, ये बात कोई नहीं जानता है। लेकिन लगातार ट्रंप की तरफ से जितने भी जो स्टेटमेंट्स आए, जितनी भी धमकियां आई, वो ईरान ने भी देखी और ईरान ने उसका रिटेलिएट भी किया। और ईरान ने एक तरफ से ये भी कहा कि हम हर एक हमले को, जो हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इवन उन्होंने ईरान में ह्यूमन शील्ड का भी जो है वो चीज भी उन्होंने अपनाई। आपको याद होगा कि जब 24 घंटे में कहा था सिविलाइजेशन खत्म हो गया, हम ऐसे पावर टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करेंगे, उसके बाद जो है उन्होंने ह्यूमन शील्ड्स वहां पे बनाया, ह्यूमंस को वहां पे आगे किया। और वही तस्वीरें जो है कल से लगातार देखने को मिल रही है, जब ह्यूमंस को भी आगे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, ट्रंप की तरफ से अभी भी जो है ईरान को डील दी जाती है कि आप टेबल पे आइए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर बात कीजिए। लेकिन ये शायद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है ये कोई नया रुख लेने वाला है। ट्रंप की तरफ से जो स्टेटस आई, जिससे साफ लगता है कि ट्रंप जो है कभी भी हमला कर सकता है, या इसराइल जो है, इसराइल भी बिल्कुल रेडी है। यूएसए की छोड़िए, लेकिन इसराइल जो है एक सिग्नल का वेट कर रहा है। जो ही सिग्नल उनको यूएसए से मिलेगा, बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर पूरी तैयारी कर ली गई है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और इजराइल इस बात को कह भी चुका है कि हम तैयार हैं हमले के लिए, और जैसे सिग्नल मिलता है अमेरिका की तरफ से हमले किए जाएंगे। रितेन माथुर सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, यानी कि हमले की भी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, लेकिन क्या पहले ईरान को बातचीत के लिए कुछ बताया जाएगा? एआई वीडियो से कोई प्रेशर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? लग रहा है ईरान भी तो पूरी तरह से तैयार है, उसे भी पता है उन्हें क्या करना है। जी बिल्कुल ठीक है। एआई वीडियो खाली डराने के लिए दिया जा रहा है कि एक बार उनको अगर समझ में आता समझ जी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है सर कि ईरान डरता हुआ दिख रहा है। नहीं, वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसने तैयारी 3 चीजें बिल्कुल स्ट्रेट कर दी हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे, प्लास्टिक मिसाइल्स का काम जारी रखेंगे, और जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो हम बनाते रहेंगे।
हमारे पास न्यूक्लियर यूरेनियम की कमी नहीं है, हम डिग करेंगे और निकालेंगे। तो उनके साथ तैयारी पूरी इस तरीके की, वो लगे रहेंगे उस काम पे। इसलिए उन्होंने साफ साफ कर दिया है, हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। अब जब नहीं मानोगे तो युद्ध कैसे रोकेगा? तो प्रश्न उठता है कि इसके लिए फिर इसराइल की जो योजना थी कि ये ईरान में जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूल कर रही है, या जो IRGC है, जो भी संगठन है वहाँ पे, इनकी रिजीम को बदल दिया जाए वहाँ पे। और रिजीम कैसे बदली जाएगी? अली खोमेनी साहब का किस्सा हो चुका है, इसी तरीके का कांड होने वाला है, जिसके बाद ये चीज सुधर सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये डे वन से इसराइल इसी प्रैक्टिस पे चलना चाह रहा था, पर बीच में अमेरिका घुस के उसके अंदर थोड़ा टाइम वेस्ट किया अमेरिका ने। इसलिए इतना टाइम ये लगा दुनिया के सामने उनको एक पिक्चराइज किया गया कि हम बहुत ताकतवर लोग हैं। इसमें क्या हुआ कि ये जो चीन ने बहुत सारे आर्म्स दिए हुए थे उनको, वो भी एक्सपोज हुए। उधर रशिया से भी कुछ मिले हुए थे ड्रोन्स, वो भी बाहर निकले। सारा कुछ निकल के बाहर आया तो पता चला कि ये सब चीजें इनके पास रखी हुई थी और ये इसको यूज किया जाए। तो उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय करके खत्म तो किया है, बहुत हद तक खत्म किया है। ये भी एक स्ट्रेटजी थी वॉर की, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया। अब नेक्स्ट 72 आवर्स जो वॉर के होंगे, उसमें इसराइल और अमेरिका मिलकर इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, अगर ये नहीं मानते हैं तो। वैसे भी स्टेट ऑफ हार्मोज उनके लिए एक वेपन है, अगर वो उसको छोड़ देंगे तो उनकी स्थिति वास्तव में खराब हो जाएगी, कोई सुनेगा नहीं उनकी। लेकिन माथुर सर, ये कब तक तय होगा? देखिए, क्योंकि तमाम तरह के बयान तो आ रहे हैं, उधर ईरान भी अपने लोगों के साथ वीडियो जारी कर रहा है, तो क्या माना जाए, ये कब तय होगा कि ईरान डर नहीं रहा है या ईरान डर चुका है, या कब तक ट्रंप धमकी देते रहेंगे? कोई तो समय आएगा जब एक फैसला लिया जाएगा, या तो जंग की शुरुआत हो या फिर बातचीत की। देखिए, ऐसा है कि ईरान के सामने स्थिति ऐसी कि वहाँ जो रिजीम बैठी हुई है वो लड़ना चाहती है। उनको लड़ने के अलावा दूसरा कुछ रास्ता भी उनके पास भी नहीं है, विकल्प नहीं है उनके पास। वो लड़ना चाहेंगे, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वो कोई अच्छी स्थिति बनाएंगे, ये हमारी सिर्फ ख्वाब है और कुछ नहीं है। वो लड़ेंगे। तो अमेरिका के सही समय का इंतजार कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसराइल इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहाँ के रिजीम के अंदर कुछ लोगों को चेंजेस करे, हटाए, कुछ अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़े करे, कुछ कर सकता है, तो वो कुछ चेंज हो सकता है। तो आने वाले 72 आवर्स जो हैं, हम लोग को सबको देखना चाहिए कि कैसे दिखते हैं, अमेरिका इसमें क्या एक्शन लेता है। अमेरिका इसके अंदर ये ठीक है, अमेरिका पास बहुत ज्यादा वेपन्स लेके और सारे वहाँ वॉरशिप्स लेके खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो पावरफुल पोजीशन में है। और अभी जो कल डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया वो ऐसा है कि हम आने वाले 3 से 5 साल तक अमरीका बॉर्डर पे खड़े हो सकते हैं, ईरान के सामने खड़े हो सकते हैं। तो मतलब वो लड़ने की बड़ी लंबी तैयारी से बैठे हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लो। दूसरा, उनकी जो अभी चीनी यात्रा है जो विफल हुई है, जिसके कारण वो चाहते थे कि चाइना उनके ऊपर दबाव डाले, ये आर्म्स कमजोर करे। मतलब मैं उधर बिल्कुल, यानी कि ट्रम्प ने कोशिश की कि देखिए, अगर चीन प्रेशर करता है तो उनका जो काम है थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन चीन से शायद उतनी सहूलियत और उतना आश्वासन नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है, यही माना जाए। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हैं। मनोज जी, ये बताइए कि देखिए, अगर फिलहाल इस तरह के जो काम लगातार सामने आ रहे हैं, AI वीडियो के जरिए पोस्ट किया जा रहा है जिसमें कि ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि ईरान पर हमले हो रहे हैं, कई बार धमका चुके हैं ट्रंप, लेकिन ईरान पर उस तरह का असर नहीं पड़ रहा है जितना होना चाहिए। जिस तरह से रिपीटेड वे में जो है ट्रम्प का जो है धमकाने का जो आ रहा है, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही हम लोग देख रहे हैं कि किसी न किसी रूप में अमेरिकन राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रम्प वो धमकाते रहते हैं। लेकिन जब वार्ता के लिए वो शुरू भी करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के गृह मंत्री को वहाँ पे ईरान में भेजा था एक प्रपोजल को लेकर के, और लेकिन कुछ कंक्रीट प्रपोजल में वो नहीं डालते हैं। उसका एक रिपीटेड वो डिमांड रहता है कि आपको जो है न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है, इनरेस्ड यूरेनियम को जो है हैंड ओवर करना है। तो कुछ चेंजेस आते रहने से एक सभी किसी को भी जो है वो आशा हो सकता है कि हाँ कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में हो जाएगा। लेकिन एक हठधर्मी हम कह सकते हैं कि अमेरिका का, कि वो रिपीटेड वे में एक ही डिमांड करते आ रहा है और कोई वो सिर्फ डिफरेंट माध्यम से वो धमका रहा है, कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं आ रहा है। वहीं ईरान के पास भी एक लिमिटेड ऑप्शन ही रहता है, क्योंकि इस वार में हम लोग देख रहे हैं कि ईरान जो है ऑफेंसिव ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ वो रिट्रेट किया है, सिर्फ डिफेंसिव वे में ही काम कर रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिप्लोमेटिक वो रास्ता जो है वो इफेक्टिवली ईरान यूज़ कर रहा है, ताकि किसी न किसी रूप से जो है अमेरिका का जो एक साख है उस पर बट्टा लगे और एक सहानुभूति जो है ईरान को मिले। ये जो है ईरान का जो है जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ये स्ट्रेटजी रहा है, और संभव जो है ईरान सक्सेस भी रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा, रशिया हो, ईरान हो,
और जो कंट्रीज हैं वो सहानुभूति जो है ईरान के प्रति रख रहे हैं। वहीं जो है अगर इसराइल की अगर बात करें तो नेतन्याहू का ये अप्रोच शुरू से ही रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लेबनान और इसराइल के साथ जो है सीज फायर के बावजूद भी हम लोग ने देखा कि वहाँ पे बमबारी अभी चली रहा है। फिर से जो है 45 डेज का सीज फायर हुआ, लेकिन फिर जो है वो बमबारी लेबनान में चल ही रहा है। तो और हम लोगों ने ये भी एक इंफॉर्मेशन आ रहा है कि यूएई में भी जो एक ड्रोन अटैक हुआ है। तो किसी न किसी रूप में इसराइल जो है प्रोवोक कर रहा है अमेरिका को। जिस तरह से शुरुआत में ही फरवरी 28 के पहले समहाउ जो है नेतन्याहू मैनेज कर पाए कि ट्रम्प को मना पाए कि जो है ईरान पे हमला किया जाए, और सक्सेस हो गए। इस बार फिर से जो है सेकेंड राउंड अटैक जो है वह इसराइल जो है सोच रहा है कि फिर जो है ईरान पे अटैक हो, ताकि जो इकोनॉमिक जो और इसका फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब हो जाए, ताकि टेबल पे आ जाए। एक चीज़ और हम लोग जो देख रहे हैं कि ईरान का जो ऑयल है, जहाँ से जी। वो ऑयल निकालते हैं, वहाँ से रिसेशन हो रहा है, वहाँ से तो ऑयल निकल रहा है, क्योंकि जहाँ से ऑयल बिल्कुल, निकलता क्योंकि है। इस जगह ऑयल स्टोरेज पर एक तरह से जिस तरह से सैचुरेशन आ गया है, तो अब सवाल यही उठता है कि इस तेल का क्या होगा। इसके लिए कोई ना कोई हल निकालना ही होगा, लेकिन ईरान का जो थिंक टैंक है वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये जो धमकियां मिल रही हैं ट्रंप की तरफ से, उसका जवाब ईरान ने क्या दिया है। ईरान का जवाब है ट्रंप की धमकी पर, और अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने बोल दिया हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ईरान की तरफ से काउंटर किया गया है ट्रंप की धमकी पर। ईरान का जवाब सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ ये माना जाए कि ये ईरान का जवाब है, ईरान भी अपने मन में सोचकर बैठा है कि अब लड़ने के लिए हम तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए गीतू, ईरान पहले से ही लड़ने के लिए तैयार था। ईरान की तरफ से सीज फायर ना अनाउंस किया गया, ना ही वो पीछे हटने का उन्होंने नाम लिया। ईरान पहले से ही तैयार था, लेकिन उसके बाद जो सीज फायर में उनको टाइम मिला, उसमें वो ज्यादा मजबूत बन के सामने आए। उसके बाद अगर आप पहले जो पहला 1.0 वॉर था, उसमें अगर स्टेटमेंट्स वो देखेंगे और जो सीज फायर के बाद स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से, उसमें आसमान जमीन का अंतर। यानी कि जो सीज फायर के बाद ये स्टेटमेंट्स उनके सामने आई, वो ज्यादा भड़काऊ हुई है और ज्यादा वो उसमें कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें अगर देखा जाएगा, उसमें लोग भी उनके साथ शामिल थे। उससे पहले भी हमने लोगों की रातों में वहां पे रैलीज देखी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन फोर्सेस को जो है ह्यूमन शील्ड के अंदर रखा, जब यूएसए की तरफ से कहा गया था कि पूरी सिविलाइजेशन 24 घंटे खत्म होगी, उसके बाद आईआरजीसी को भी सपोर्ट मिला। लोग वहां पे कह रहे हैं कि आप कीजिए क्या करना है, हम आपके साथ। यानी कि आईआरजीसी या वहां की गवर्नमेंट जो ईरान की है, वो बिल्कुल लोगों के साथ है और लोग उनके साथ है। और आज भी अगर देखा जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट्स आज पहली बार ईरान की तरफ से देखने को नहीं मिले। इससे पहले भी जब यूएसए की तरफ से और ऐसा दिखाने की कोशिश हो भी रही है कि ईरान के लोग उनके साथ है, जबकि हालात कुछ अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि ना तो वहां पर इंटरनेट काम कर रहा है, ना सही तस्वीरें आ रही हैं। जो आईआरजीसी चाहता है वो तस्वीरें सामने आ रही है। इसलिए एक तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी यहाँ पर ईरान करता हुआ दिख रहा है। शायद सर, क्या वाकई ऐसा ईरान में हो रहा है? क्योंकि वहां के लोग तो पहले ही जो गवर्नमेंट थी उसको लेकर, खामनेई की जो सरकार थी उसको लेकर विरोध करते हुए सड़कों पर नजर आए थे कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, विकास हो नहीं रहा है देश में, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट करेंगे जिस तरह के हालात बने हुए हैं। गीतू, इनहेरेंटली ईरान में एक इतना डीप फेल्ट हेट्रेड है यूएस और इजराइल के लिए कि ये पॉसिबल है कि एक्चुअल वॉर में वो रीयूनाइट हो जाए एज अ नेशन। ठीक है, 10-15% लोग जो ईरानियन खमैनी सत्ता से या उनकी सोच से अपसेट थे, आपस में लड़ लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू अ वॉर विथ अमेरिका और इजराइल, इनके रक्त चरित्र में है कि ये इतना डीप हेट्रेड है, आज से नहीं दशकों पुराना, कि अगर अमेरिका के साथ ईरान की लड़ाई होगी तो वो अपने सारे गिले शिकवे, आपसी रंजिश, आपसी बंटवारा छोड़ के वो यूनाइट हो सकते हैं। ये इनके डीएनए में है ईरान के। तो ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगता है कि सेकंड राउंड। लेकिन सर, हल क्या निकलेगा फिर? क्या लोग यहाँ पर ये भी नहीं समझ रहे हैं कि उनके देश के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ भविष्य होगा? इन सब बातों को लेकर किसी तरह का थिंक टैंक यहाँ पर नहीं है क्या? नहीं है। वहां पे इनकी वो कंदराओं वाली मानसिकता है
ये वैसे ही रहते हैं। इन्होंने अंडरग्राउंड जिस तरह के डेवलपमेंट्स कर रखे हैं अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो दिखाता है। आप यहाँ चले जाएं, सीरिया चले जाएं, जी। ये एकदम अलग किस्म की मानसिकता के लोग हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं अप्रिशिएट कर पाती हैं, एंड दे आर रेडी टू लिव लाइक दैट। वेस्ट में थोड़ा सा एक बैरल का दाम बढ़ जाता है तो वो लोग प्रोडक्शन कितना अपराइजिंग करते हैं, जी। और यहाँ पे इनका सब कुछ रुका पड़ा है, बट ये यूनाइटेड दिख रहे हैं, कम से कम दिखाया जा रहा है। और अब इसके बाद दे आर एक्चुअली वेटिंग कि यूएस फोर्सेस अगर इन्वेड करती हैं तो इनको मैन टू मैन कॉम्बैट या फेस टू फेस जो लड़ाइयां होती हैं उनमें शायद ज्यादा शांति मिलेगी। लेकिन अमेरिका का गीतू चैलेंज है, जो हम ये सोच रहे हैं कि इतना लंबा सीज फायर क्यों, ये धमकियां कब तक चलेंगी, व्हाट बिल्कुल नेक्स्ट? बिल्कुल। उस और उसमें आशीष एक सर, चीज ये समझने देखिए ना कि धमकियां इतनी मिल रही है, अब धमकियों के मायने दिख ही नहीं रहे हैं। आप एआई वीडियो से धमका रहे हैं, आप मुंह से धमका रहे हैं, आप कह रहे हैं अंजाम भुगतने होंगे। कितने लंबे समय से हम भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ईरान को फर्क पड़ता ही नहीं है। एक, ईरान को फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ जो इन धमकियों के थ्रू अपना एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट, वो भी नहीं होता दिख रहा है, बल्कि उनकी ऑल टाइम लोएस्ट पॉपुलैरिटी पे चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो उनको पेंटागन ने एक एनालिसिस दी है, जिसको सेंटकॉम या पेंटागन हर रोज 5:30 बजे इंडियन टाइम पे एक ब्रीफ करता है कि हम क्या किए, वो एनालिसिस और न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की जो एनालिसिस है कि उनके गोला बारूद का स्टॉक पाइल कितना बचा है, उसमें काफी डिफरेंस है। और डेफिनेटली इसके बाद ट्रंप ने, ऊपर तो उन्होंने बोल दिया कि ये सब ट्रीजन है, आप देशद्रोही हैं, सीएनएन देशद्रोही है, लेकिन उन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगा तो पेंटागन की फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग अमेरिकन फायर पावर और सीएनएन न्यूयॉर्क टाइम्स की फैक्ट्स एंड फिगर रिगार्डिंग अमेरिकन फायर पावर जो बचा हुआ है, जी। इसको दिस कैन बी वैलिडेटेड। इस वजह से ट्रंप ने एक 3 मेजर डिसीजंस जो लिए, पहला कि ताइपे में हम जो आर्म्स सेल साइन किया है $11 बिलियन का, उसको अभी हम साइन नहीं करने वाले हैं, आई विल थिंक अबाउट इट। दूसरा, यूक्रेन को हार्डवेयर सप्लाई, और तीसरा, इन्होंने वेस्ट एशिया और इजराइल के साथ एक मेजर डील की है जहां इनको हार्डवेयर बेचना है कई बिलियन का। ये सारा हार्डवेयर ये तो वही कंपनीज बनाती हैं जो अमेरिकन फोर्सेस को भी देती हैं, एयर डिफेंस का, ग्राउंड टू एयर रॉकेट्स का, गोला बारूद, ड्रोन्स। तो अमेरिकन डिफेंस प्रोडक्शन पे इस वक्त जो लोड है, और अमेरिका की जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है फेज 2 ऑफ वॉर शुरू करने के लिए ईरान के ऊपर, इसकी वजह से ट्रंप को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ रहा है, और इस टाइम को वो गैप फिलिंग के लिए धमकियां और ऑफेंसिव बातें करके ये क्यों डिले कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक मेजर कारण है कि इनका गोला बारूद का टोटल असेसमेंट, चाइना, साउथ चाइना को हम खुला छोड़ दें, यूक्रेन को एकदम छोड़ दें, यूरोप को एकदम बंद कर दें, वहां से ट्रूप्स विड्रॉ कर लें, और इजराइल और यूएई को फिर से रीआर्म कर दें। ऐसे में फेज 2 ऑफ लड़ाई शुरू करने का टाइम है, वो हर हफ्ते में इनको थोड़ा और मजबूती लेनी पड़ेगी, अपने रिप्लेनिशमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो फेज 2 भी कितने दिन चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है गीतू। बिल्कुल, यानी कि तैयारी की जा रही है और ट्रंप पूरी तरह से तैयार है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ जंग है, यही माना जाए माथुर सर? बिल्कुल, एकदम सही बात है। ये सीज फायर एक टाइम लेने का तरीका ही है और कुछ नहीं है, जबकि इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से इनको मालूम है कि ईरान के अंदर सिर्फ 8% पॉपुलेशन ऐसी है जो रिजीम के साथ है, जो किसी भी तरह उनके सपोर्ट पर खड़ी है, और यही सब लोग स्टूडियो में आ रहे हैं। अब आप वॉर के टाइम पे लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे तो वॉर के टाइम पे प्रैक्टिस करने का मतलब नहीं निकलता। हाँ, ये कि वॉर के लिए पहले से तैयार होते तो समझ में आता था। एनीवे, अब वो आ गए हैं, इस तरीके से सामने आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। दूसरा, इनकी भी तैयारी कैसी है कि जो खर्ग आइलैंड है जहाँ पे ऑयल के सबसे ज्यादा रिसर्च इनके एनरिचमेंट्स हैं, ऑयल सबसे ज्यादा वहाँ पे ईरान का है, ये उनकी एक ताकत है, पैसा यहाँ से आ रहा है उनके पास। ये अमेरिका प्लानिंग ये कर रहा है कि बिल्कुल। माथुर सर, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, इस चर्चा को जारी रखें। एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने ईरान को फिर से बहुत बड़ी धमकी दी है, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा, परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं है, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, ये ट्रंप एक बार फिर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। परमाणु को लेकर कह रहे हैं कि परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया उन्हें मंजूर नहीं है और ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ना से देखिए, 10 बार वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं, अब ये कितने गंभीर बयानों में कैलकुलेट किया जाएगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ, ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाने की कोशिश कर दी है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है जो जवाब ईरान दे रहा है। क्या अब ट्रंप की पसंद से सब कुछ होगा?
देखिए, अगर ट्रम्प की पसंद से सब कुछ हुआ होता तो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुला होता, और जो न्यूक्लियर वेपन्स जो परमाणु हथियार बना रहे हैं वो आज अमेरिका के पास है। दो बातें जिन पे ईरान पहले से ही हमें स्टैंड देखने को मिला। एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक यूएस ब्लॉकेड नहीं हटेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए बंद है, पहली बात। दूसरी बात, जो परमाणु हथियार पे बात हुई उस पे भी ईरान ने जो है दो टोक अल्फाज में कहा कि इस पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। चाहे कुछ भी हो, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। कोई भी दुनिया की ताकत हमें डरा नहीं सकती। हम हर किसी चुनौती का सामने करने के लिए तैयार है। कुछ भी हो, चाहे ग्राउंड ऑपरेशन, चाहे एयर स्ट्राइक्स हो, हम हमला करने के लिए वापस तैयार है, और वो क्षमता भी जी। रखते हैं। तो ट्रम्प की ये धमकी आज पहली बार नहीं है, पहले से हमें देखने को बिल्कुल। मिल रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर इसका देखेंगे, इसका असर दूर दूर तक कहीं नहीं है, क्योंकि अब ईरान भी सीख गया है कि ईरान को भी समझ आ गया है ये खाली जो है कोशिश है। लेकिन बिल्कुल, ऑन ग्राउंड नासिर, अमेरिका सही कुछ शब्द होगा गीदड़ भभकी है। ये सिर्फ आप ऐसे ही धौंस दिखाते हैं, परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। माथुर सर, और ऐसे में ना अब किसी तरह की क्रेडिबिलिटी जो है वो ट्रम्प की बची नहीं है। वो बैक ऑफ द माइंड कुछ भी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो बयान है उससे कोई कह सकते हैं जो धमकी दे रहे हैं उससे ईरान डर तो नहीं रहा है, बल्कि उकसावे वाले बयान ज्यादा हो जाते हैं। ये मैंने कहा ना, ये वही जब जैसे साहिब साहब ने भी कहा, ये टाइम ले रहे हैं खाली, और कुछ नहीं है इनको। जी। ये स्ट्रेटेजी इनकी, उठ पटांग बयान देना कि स्ट्रेटेजी का पार्ट है। कैसा बोलोगे सब, तेरे को मार देंगे, तेरे गोली मार देंगे, जब बंदूक ही नहीं अपने पास तो भी धमकाना कि गोली मार देंगे, मिसाइल से उड़ा देंगे। अब बिल्कुल। यही फोटोग्राफ देने की जो जरूरत थी वो इसी कारण थी। अब ये क्या हो रहा है कि दो चीजें हैं कि इसमें ये समानांतर हो सकता है कि इसराइल को ऐसी तैयारी कर रहा हो जो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर दे वहाँ के ईरान के लोगों को, जैसे अली खोमेनी के साथ लास्ट टाइम ऐसा कुछ कांड हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता तैयारी हो, और ये खाली वो ताकत दिखाने के लिए वहां खड़े रहेंगे। तो जिससे जब आदमी जो इनके जो शिप्स जो हैं, जो भी थोड़े बहुत वॉरशिप्स हैं, ज्यादा तो ईरान के पास कुछ है नहीं, और मतलब नेवी शिप्स तो नहीं है, और एयरफोर्स तो उनके पास थी नहीं वैसी, रह गई सिर्फ एक आपकी आर्मी है थोड़ी बहुत। अब सब इसमें एक धमकी और है कि हम अपने लोगों को भेजकर आपके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको उठा लेंगे। बिल्कुल, लेकिन माथुर सर, इस बात को आप मानते हैं अगर ट्रम्प के दिल में कहीं भी ये होता है कि किसी भी तरह से ईरान के साथ बातचीत हो जाए या वो उनकी बात परमाणु कार्यक्रम को लेकर मान जाए, तो ये जो बयान जा रहे हैं ये और ज्यादा उकसा रहे हैं ईरान को, और ज्यादा गुस्से में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उकसा रहे हैं, बिल्कुल उकसाने के लिए, और दे भी इसीलिए दिए जा रहे हैं कि वो ऐसा कुछ गुस्से में आके ऐसा कुछ कदम उठा लें जिससे उनको आधार बन जाए कि हाँ भाई जिन्होंने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो तरीका यही होता है जी। तो तरीका ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि ईरान ही पहले कुछ कर दे। हाँ, कुछ करें और हम उसका जवाबी कार्रवाई करें। दुनिया कहने को जाएगा हमने जवाबी कार्रवाई की है, हम पे हमला हुआ इसलिए हमने इनको मारा। क्योंकि बीच में कुछ फोटोग्राफ्स इनके जारी हुए थे, आप देखेंगे कि आपके फोटोग्राफ्स की ईरान ने कुछ मिसाइल दागी हैं। अब ईरान की मिसाइल दागने वाले फोटोग्राफ तो दुनिया को दिखाए गए, पर लगी किधर, किसको लगी, कौन डैमेज हुआ, ये इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है आपको। तो हमारे आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं कि ईरान ने जो हमले किए उसका रिपोर्ट रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट हमारे पास नहीं है उन लोगों का, तो पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं वो लोग। ऐसे में ये दोनों तरफ की धमकाबाजी चल रही है। और ठीक है, टाइम गेनिंग बिजनेस है। जी जी बिल्कुल, यानी कि मनोज जी ये माना जाए कि ट्रम्प अपनी छवि को भी खराब नहीं करना चाहते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वो ये भी दिखाना चाहते कि देखिए हमने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि ईरान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया था, और बहुत ही एक तरह से बैलेंस जो है वो इस पूरे मामले में चलना चाहते हैं, जिससे कि अमेरिका पर किसी भी तरह का एक तरह से आरोप ना लगे और ट्रम्प पर खास तौर से ऐसे आरोप ना लगे कि वो एक तानाशाह शासक है। दोनों साइड से अमेरिका हो चाहे ईरान हो, दोनों साइड से ही जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और हालांकि ट्रम्प जी ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, और जिस तरह से उनको मागा जो उनका ग्रुप है उनको भी वो एड्रेस करते हैं, और उनको भी वो बताना चाहते हैं कि अभी भी जो है ईरान को हम ख़त्म कर सकते हैं। और जिस तरह से धमकी हम लोग देख रहे हैं कि वो डेली बेसिस पे लगभग आ ही रहा है। और ईरान में क्या स्थिति होगी, IRGC के लोग का प्रिपरेशंस, जो पेशेंस है, कितना उनको मैनेज करना पड़ रहा होगा। जिस तरह से डेली वेजेज में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रम्प का जो है धमकाना आ रहा है, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डेंजर समय से ईरान जो है समय व्यतीत कर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 28 फरवरी को एक मीटिंग के दौरान जो है लगभग 50 से अधिक जो है IGRC के लीडरशिप को जो है उन्होंने मार दिया था। तो इस तरह का भी वहाँ पे हलचल नहीं होगा, मतलब सब लोग छुप छुप के भी काम कर रहे होंगे किसी न किसी रूप में। अमेरिका माइन्यूटली जो है ईरान को मॉनिटर कर रहा होगा कि कहाँ पे ईरान का वीकनेसेस है, ताकि वहाँ पे टारगेट किया जाए। और एक और अमेरिका का ये भी है कि कोई एक IGRC में कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए
जो सुप्रीम कमांडर के खिलाफ हो, जी। ताकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि वेनेजुला में वहाँ पे वो जो एस्पायर्ड थे कि हम भी जो है शासन करें वेनेजुला में, उनको जो है अमेरिका अपने साइड करके उन्होंने जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति को जो है वो अरेस्ट कर लिया था। तो ये भी जो है अमेरिका का ये ध्यान है कि कोई भी एक वीक पॉइंट जो है ईरान पे मिले, ताकि जो है उस पे टारगेट करके फिर से ईरान को और कमज़ोर करके उस पे जो रिजिम चेंज की बात कही जा रही है कि उसको रिजिम का चेंज किया जा सके। लेकिन अभी तक जो है वो इस तरह का कोई वीकनेस जो है ईरान साइड से अभी तक नहीं दिखा, इसीलिए जी। हम लोग देख रहे हैं कि सीज़ फायर जो है वो बढ़ते जा रहा है। वहीं अमेरिका अमेरिका में भी जो है जो लोग हैं वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं, चाहे रिपब्लिकन साइड से भी और डेमोक्रेट्स खुलेआम जो है वो ट्रम्प के नीति को लेकर के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग जो है वार नहीं होना चाहिए, इससे जो है इन्फ्लेशन प्रोलॉन्ग इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो फिर अमेरिका रिसेशन में ना फँस जाए और इससे जी। इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर में जो इलेक्शन आने वाला है, इसको लेकर के भी ट्रम्प बहुत चिंतित है। ख़ास करके रिपब्लिकन जो कैंडिडेट्स हैं, जो बिल्कुल, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरे वो मौजूदा हालात बने हुए, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, उससे ट्रंप की छवि पर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। साहिर सर, ये देखिए, ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर ईरान ने ट्रंप की सुपारी तक दे दी है। ये खबर है, देखिए, इसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि संसद में ऐसा कुछ एक तरह से कोई प्रस्ताव है जो कि पेश किया गया है, 5.5 अरब रुपए का इनाम देने की बात कही जा रही है। कितनी सच है और क्या वाकई ये पॉसिबल हो पाएगा, जो जिस तरह से ये कहा जा रहा है? जी, तो सुलेमानी को जो एलिमिनेट किया था यूएस ने काफी दिन पहले, जी। उसी वक्त मेरे ख्याल से ये प्रपोजल फ्लोट किया था और अभी वह रीसर्फेस किया है जस्ट। जब सुलेमानी की एक्सटिंक्शन हुई थी मेरे ख्याल इराक में, उस वक्त ये बहुत नाराज थे ईरान की इसको धोखे से मारा गया है और जिस तरह से मारा गया वैसे ही हमको ट्रंप को मारना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कोई बाउंटी प्रिस्क्राइब की थी। वही अभी रीसर्फेस किया और ये भी कोई बहुत ही सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरह से यूएस ने जो कुछ भी किया है मदेरो के साथ, या जिस तरह से ये ईरानियन प्रेसिडेंट को टेक डाउन किया, ये जस्टिफाइड नहीं है, अनलॉफुल है। और इसके रिस्पॉन्स में एज अ स्टेट अगर ईरान कुछ भी इस तरह की आइडियाज देता है, तो उसको हमको एक बहुत ही मतलब डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी कि इसके पीछे के रीजन क्या है। ठीक है, अनलॉफुल ये भी है, ये भी अनस्टेट्समैन लाइक है, लेकिन ये अमेरिका के पैरेलल काम है। अमेरिका ने भी यही किया, एकदम एब्सोल्युटली आउट ऑफ लॉ जिसको काम कहते हैं, जिस तरह से ईरान के टॉप लीडरशिप को मारा गया। कोई वॉर नहीं है, दे वर नॉट फाइटिंग, वो वॉरियर्स नहीं थे, सिविलियंस थे, लीडर्स थे, उनको इस तरह से मारा जाना। इस वजह से इस प्रपोजल में कोई दम इसलिए नहीं है क्योंकि एक ओपन एंडेड, एक गुंडा टाइप का प्रपोजल है कि कोई मार दे तो हम पैसे दे दें। और अपनी भड़ास निकालने का भी एक तरीका है कि देखिए, मतलब कि इतना गुस्सा है ट्रंप के खिलाफ कि यहाँ पर इस तरीके के प्रपोजल्स भी दिए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीज फायर में तनाव के दौरान व्हाइट हाउस से बड़ी खबर मानी जा रही है और ऐसे में व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं ट्रंप। मंगलवार को सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक बुला सकते हैं ट्रंप। बैठक में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर चर्चा संभव है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस में एक बैठक हो सकती है, सिचुएशन रूम में बैठक बुला सकते हैं ट्रंप। और मंगलवार का दिन तय किया गया है कि सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर चर्चा संभव है। नासिर, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए गीतू, कुछ दिन के बाद जो है वॉर रूम में एक मीटिंग जो है बुलाई गई है मंगलवार के दिन। उस दिन जो है पूरी सिचुएशन जो है वो मॉनिटर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हमने पहले ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से जब वापस यूएसए आएंगे तो उसके बाद जो है आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी, क्योंकि पूरी नजरें जो है चीन के दौरे पे टिकी हुई थी कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो ईरान को टेबल पे ला सकता है, वो ईरान को मोटिवेट कर सकता है। लेकिन वहां पे भी हमने देखा कि वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है फेल होते हुए नजर आए। उसके बाद जो है अब जो मीटिंग बुलाई गई है, इससे पहले भी उन्होंने एक बार जो है वॉर रूम में मीटिंग की, तब भी जो है सिचुएशन का जायजा लिया गया। लेकिन अब फिर से एक बार बुधवार के दिन जब वो वॉर रूम में जाएंगे और मीटिंग लेंगे, उसके बाद जो आगे की रणनीति जो है वो तय वहां पे की जा सकती है, जैसे सूत्र हमें बता रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें या तो ग्रीन सिग्नल जो है इजराइल को मिल सकता है,
या यूएसए और इजराइल मिलके जो है ग्राउंड ऑपरेशन ईरान पे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी नासिर, अभी जो है और सुधर के हमारे लगातार ये बैठकों की बात सामने आती है व्हाइट हाउस से, लेकिन सॉल्यूशन कुछ निकलता नहीं है साहिर सर, और ये बहुत ही चिंता की बात है कि यहाँ पर व्हाइट हाउस में तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं। क्या इनपुट्स यहाँ पर ट्रंप को ऐसे मिल रहे हैं जिसमें उन्हें बार बार अपने कदम पीछे करने पड़ते हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि ईरान के सामने झुकना है, नहीं झुकना है, या सैन्य कार्रवाई करनी है? क्या कुछ सोच रहे हैं सभी? क्या कह सकते हैं, सिचुएशन को एक तरह से वो भांपना चाहते हैं, चारों तरफ से अपने आप को एक तरह से किलेबंदी अपनी करनी चाहते हैं, जिससे कि हार का सामना उन्हें ना देखना पड़े। इसमें एक पैटर्न है गीतू। अभी ये एस्टैब्लिश्ड है कि इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के डिक्लेरेशंस रिगार्डिंग द मीटिंग्स जब भी यूएस करता है जी, उसमें उनका एक छिपा हुआ स्ट्रेटजी होती है। हो सकता है कि अमेरिका किसी भी वक्त इस बैठक के दौरान, इस बैठक से पहले कोई सडन स्टेप ले। तो इन बैठकों में क्या होने वाला है ये मोर ऑफ ऑप्टिक्स हैं कि लोगों को पता चले कि हम कहीं बात करने वाले हैं, अगला डिसीजन। लेकिन ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए ज्यादा यूज करता है ये ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके वो जब इन बैठकों के समय हम ईज आउट हो जाते हैं कि अच्छा अभी इसके बाद हम देखेंगे। इन बैठकों का एक यूज होता है छुपा हुआ, कि सडन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रिगार्डिंग हिटिंग। और ईरान में ये जो चर्चा चल रही है पिछले 2 दिनों से कि अमेरिका फुट ऑन ग्राउंड करने की सोच रहा है, ये डेफिनेटली उनको पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी। पाकिस्तान को ये पेंटागन की तरफ से इंफॉर्मेशन आई होगी कि क्या क्या अभी प्लान हो रहा है सडन सरप्राइज अटैक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट फेज ऑफ अटैक इस बैठक के बाद होगा, ऐसा कहना एकदम ठीक नहीं है। इट हैज टू बी अ सडन सरप्राइज, सडन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ मेजर हिट करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी माथुर सर भी कह रहे थे, मोसाद एंड सीआईए ऑलरेडी अपने इराक के जो इनके सीक्रेट बेसिस हैं जो ईरान से सटे हुए हैं, उनके थ्रू काफी मेजर एक्टिविटीज कर रहे हैं तेहरान में कुछ और लीडरशिप के पीछे। तो हालांकि उनको अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन वो भी आपको जल्दी ही मेरे ख्याल कुछ दिनों में पता चलेगा कि कुछ और अटेम्प्ट्स होंगे बिफोर द मेन मिलिट्री एक्शन रिज्यूम्स। उसके पहले कुछ सीक्रेट सर्विसेज के काम तेहरान में बहुत पॉसिबल है, काफी मेजर लेवल पे। इराक के जो इजराइल के सीक्रेट बेसिस हैं 2 हैं ईरान के काफी करीब में। बेसिकली उनको एस्टैब्लिश किया गया था कि ईरान में अगर कोई फौज का जहाज गिर जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए क्लोजेस्ट प्लेस से अंदर घुस के और हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली हुआ दूसरे साइड में जहां यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लिया था। बट ये बेसिस बहुत मेजरली तेहरान और वहां से आईआरजीसी की जो लीडरशिप है उसके कुछ लोगों को इंक्लूडिंग वाहिदी बहुत मेजरली ट्रैक डाउन कर रही है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उनको एलिमिनेट करने के लिए, जो कि पैरेलल चल रहा है। तो ये कल की जो बैठक है यूएस की, इसका कोई बहुत मेजर रोल नहीं, क्योंकि ये 24/7 एक चीज चल रही है जी। हर डेवलपमेंट को वो मॉनिटर कर रहे हैं, उसको बैठकों में वेट करके वो अपना कुछ खास नहीं करने वाले जी। बिल्कुल बिल्कुल, बस दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम सोच रहे हैं क्या कुछ कार्रवाई ईरान के खिलाफ की जाए, बयान भी दे रहे हैं और हमारी बैठकें भी चल रही हैं। माथुर सर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका की ये सब कार्रवाई दिखाई दे रही है, अमेरिका पहले ही मन बना चुका है, लेकिन अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो क्या लग रहा है, क्योंकि पहले भी जिस तरह से आकलन अमेरिका की तरफ से किया गया था वो था कि हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी सारी कार्रवाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या माना जाए, अगर एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू हो जाती है, एक बार फिर से जंग शुरू होती है, तो कितना लंबा वक्त इसमें लग सकता है अंदाजन ऐसा है कि इसमें इनको ज्यादा समय नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसा कि तैयारी है इनकी उस हिसाब से अगर स्ट्रेटेजिकली वैसे ही चले तो 72 आवर्स, तो 72 घंटे, मतलब 1 वीक के अंदर सारा मामला खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं चल पाएगा। बहुत आगे चल रहा तो 10 दिन चल सकता है समेटने के लिए। ये तैयारी ढंग से उन्होंने की हुई है। वैसे तो इनके सामने से ये जो सिविलियंस हैं उनको बचा रहे हैं ये लोग। अगर सिविलियंस अगर होते कि इनको मारना है तो अभी तक तो एटॉमिक अटैक हो चुका होता है ईरान पे, तो वो चीज को बचा रहे हैं ये लोग। अच्छा माथुर सर, ये धमकी ट्रंप दे भी चुके हैं, इशारों में धमकी दी, लेकिन हालांकि उसकी भरपाई भी की कि नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट दे दी थी उस वक्त। ये ऐसा है कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है, पब्लिक जो है वहाँ की रिजीम के खिलाफ है, उनका चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए। तो जैसे हम लोग पहले अच्छे से रहते थे उस ढंग से रहे, तो ये थोड़े समय के लिए जो बीच में लोग आ गए ये हट जाए हमारे रास्ते से, उनका टारगेट सिर्फ इतना ही है। तो ये अमेरिका वही चाहता है कि वहाँ की पब्लिक जो चाहती है हम उसके फेवर में कुछ करें, और इसके कारण टाइम लग रहा है और कुछ नहीं, उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है। अब ये वहाँ की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं, उसका रास्ता एक है। और इसकी तैयारी, बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है,
और अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक पता चला था, एक खबर और मिली, वो ऑथेंटिक कितनी है ये तो मैंने पता नहीं लगा पाया, पर जो पता चला कि इराक जो है, इराक में इसराइल ने एक मिलिट्री बेस बना लिया और ये इराकियों को पता ही नहीं है। तो वहाँ का एक शेपर्ड जिसको कहते हैं गडरिया था, उसने सरकार को खबर दी कि इस तरीके का एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। तो जब इराक की गवर्नमेंट और आर्मी पहुंची वहां देखने, तब तक सब कुछ हट चुका था वहां से, सिर्फ कुछ बंकर गाड़ियां वगैरह मिली वहां पे, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से उन्होंने ये तैयारी, क्योंकि अच्छा ईरान सर, का अगर बॉर्डर इस इराक तरीके से लगता है। एक बेस बना दिया बिना इराक की परमिशन के, तो क्या इन दोनों देशों के बीच खटास नहीं आएगी इस बात को लेकर? क्या कुछ इनके रिश्ते क्या है आगे कि बेहतर होंगे या खराब होंगे? नहीं, वो कैसा है कि आदमी की ताकत देखी जाती है ना। अब आप मान लीजिए जैसे कि अपना पड़ोसी देश बहुत कमजोर है, तो आप घुस जाओ उसके देश के अंदर, क्या कर लेगा? चिल्लाएगा ज्यादा ज्यादा, मीडिया में हल्ला करेगा और लड़ तो सकता नहीं है। तो इराक की हालत ऐसी है कि इराक में कुछ नहीं है, इराक एक कमजोर देश है, और इसराइल के सामने तो कुछ भी नहीं है। सब सारे इसराइल तो पहले ही इनको खत्म कर चुका है, इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इनके सारे जो डेवलपमेंट जितने भी थे, आर्मी बेस थे, उनको सबको नष्ट कर चुका है वो। तो ऐसे में उनके सामने बहुत अच्छी स्थिति है कि वो घुस गए वहां पे। पर जी। जब वो लोग पहुंचे वहां पे, तो उनको सबूत के नाम पे कुछ नहीं मिला। एक दो गाड़ियां मिली वहां की, तो हो सकता है गाड़ी कहीं से आ गई हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो वो कह नहीं सकते कि ये इजरायली लोग भी बैठे थे यहाँ पे, और उसको माना गया है। तो ये जो सिचुएशन सामने आई है, ये ईरान का बॉर्डर इराक से लगता है, अगर मिलिट्री बेस वहां बन जाता है या कोई और इनके समय, क्योंकि वहां पे एक जी। ग्रुप है जो इसराइल को सपोर्ट करता है, इसराइल का एक प्रॉक्सी है वहां पे। जी। तो इराक जो है, इसराइल इराक के थ्रू वहां अटैक कर सकता है, और ये भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो सकता है। आने वाले टाइम में देखते हैं पर क्या होता है। जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, परमाणु पावर प्लांट पर हमले को लेकर यूएई का बयान सामने आ रहा है। परमाणु पावर प्लांट पर हमले को लेकर यूएई बयान दे रहा है, सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। 3 ड्रोन नाकाम किए गए हैं, ड्रोन हमले की जांच जारी है। ये बड़ी खबर आ रही है यूएई की तरफ से, ये बयान कि सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। परमाणु पावर प्लांट पर हमले को लेकर यूएई ने ये बयान दिया है। ना सिर्फ देखिए, तो ये बड़ा बयान माना जा रहा है कि जब सही समय आएगा तब काउंटर किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। देखिए, सही समय ना तो यूए के लिए आ रहा है ना यूएसए के लिए आ रहा है। मुझे लगता है जब सही समय आएगा, वो इसराइल के लिए भी आएगा, वो यूएई के लिए भी आएगा, और वो अमेरिका के भी लिए आएगा। यानी कि तीनों एक साथ जो है ईरान पे हमला दागेंगे उसी। क्योंकि देखे, इससे पहले भी एक बात जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि नेतन्याहू जो है वो यूएई चले गए हैं, वहां पे सीक्रेट मीटिंग किया, उसके बाद जो है उस बात को डिनाई किया गया। उसके बाद लगातार हमने देखा यूएई ने भी कहा कि हम पलट और रिटेलिएट करेंगे, लेकिन अभी तक जो है यूएई की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेप देखने को नहीं मिला। एक तरफ से अमेरिका की अगर देखें, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात देखेंगे, तो वो लगातार ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस दिन ये सीज फायर खत्म होगा, उस दिन तीनों मिलकर जो है ईरान पे हमला करेंगे। क्योंकि हमने देखा सबसे ज्यादा जिस कंट्री को नुकसान हुआ वो दुबई है, क्योंकि ईरान ने जो है कंटिन्यूसली यूएई को निशाना बनाया, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है उनको उठाना एक बात ये भी हो सकती है कि देखिए, एक छोटे छोटे हमले का काउंटर करने से अच्छा है कि एक बार जब हमला किया जाए तो अपनी ताकत को बचा कर रखा जाए। मनोज जी, आप इस बात से एग्री करते हैं कि वाकई ऐसा संभव हो सकता है कि यूएई कह रहे सही समय पर, यानी कि जब इजरायल और अमेरिका हमले कर रहा होगा ईरान पर, उस वक्त यूएई भी साथ दे सकता है, और अब इसका काउंटर करने का मतलब नहीं है शायद? शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि जब से वॉर हुआ है तब से जो है यूएई पे ही सबसे ज़्यादा हमला हुआ ईरान का साइड से, और यूएई ने कुछ नहीं कर पाया। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं, और जब तक अमेरिका के साइड से सिग्नल ना हो, जब इजराइल जो है खुलेआम ना कूद जाए और यूएई से जो है हमला करे ईरान पे, तब तक हम लोग ऐसा इसी तरह का स्टेटमेंट देख सकते हैं। और ये भी खबर आ रहा है कि सऊदी अरब की ओर भी जो है 3 ड्रोन आया हुआ है, और वो इराक साइड से आया है। तो अभी पता लगाना बहुत मुश्किल लग रहा है कि क्या कहीं इजराइल के साइड से प्रोवोकेशन के लिए तो नहीं हो रहा है, कि ताकि जो है ईरान को बदनाम किया जाए। तो अभी लगाना बहुत मुश्किल है। और जो है ईरान जो है अभी प्रिपरेशंस किया हुआ है, वो किसी न किसी रूप में जो है वो भी जो है लॉन्जिविटी में चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से जो है अमेरिकन
जो प्रेशर बिल्कुल, दिया जा यानी रहा है। टाइम बाइंग की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि एक बार ही हम एक बड़ा हमला करेंगे और तभी सहयोग करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, आईएईए ने इस हमले को लेकर चिंता जताई है। आईएईए ने हमले को लेकर चिंता जताई और आईएईए ने हमले के बाद नोटिस भी जारी किया है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हमले को लेकर नोटिस जारी किया है, चिंता जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आईएईए की तरफ से यहां पर चिंता जताते हुए नोटिस भी जारी किया गया है। तो देखिए, जिस तरह से बड़ी खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है कि अगर आप परमाणु केंद्रों को चिन्हित करते हैं, वहां पर हमले करते हैं, तो ये गलत है साहिल सर, और वैसे भी ये नियमों का एक तरह से उल्लंघन माना जाए। मेरा इसमें रेडिकल है फिर से गीतू। आईएईए इज एज यूजलेस एजेंसी एज यूनाइटेड नेशंस। टूथलेस है, कोई काम नहीं है, अपनी रेलिवेंस, अपनी नौकरियां, अपने यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मिलने वाले पैसे और उसमें अपनी जिंदगी चलाना, इनको जो हम आज से कुछ वर्षों दशकों पहले समझते थे कि ये बड़ी मेजर संस्थाएं हैं, कुछ करती होंगी, दे आर यूजलेस। इनकी आंखों के सामने ईरान ने 60% एनरिचमेंट किया है। क्या किसी आईएईए के ऑफिशियल का कोर्ट मार्शल हुआ? उनकी किसी टीम के ऊपर सवाल उठाए गए कि आप क्या इंस्पेक्ट करते थे? बाइडेन के साथ 2015 में जो हुआ था उसको 18 में खत्म कर दिया गया। आईएईए कॉन्स्टेंटली ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को चेक करता। तो इनके द्वारा इस तरह की चीजें, तो ये एजेंसी जो है सर, आपको क्या लगता है किस देश को ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिख रही है? ये किसी को सपोर्ट, ये सिर्फ अपनी रेलिवेंस बनाने के लिए, अपने लिए एक नौकरी क्रिएट कर रखी है। आई एम वेरी रेडिकल ऑन दीज एजेंसीज। इनका कोई रोल, कोई एलियनेशन, किसी की तरफ झुकाव नहीं, किसी के नहीं है। अपनी एक नौकरी बना के रखनी है, जैसे WHO है, जैसे वर्ल्ड बैंक तो हटा दीजिए, WHO, यूनाइटेड नेशंस, आईएईए, इनका कोई भी रेलिवेंस आज की तारीख में नहीं है। इनका कोई पावर नहीं है, कोई इनकी बातें नहीं सुनता। ये जो हमले जिसकी हम बात कर रहे हैं यूएई के, वो पावर प्लांट पे नहीं हुआ है, पावर प्लांट से थोड़ी दूर पे हुआ है। तो आईएईए को वैसे भी कोई उसमें बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर प्लांट हिट होता, और ये सिविलियन पावर प्लांट है, यहाँ से पावर जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी, यूएई की करीब 25% इलेक्ट्रिसिटी इस प्लांट से जनरेट होती है। ये जो प्रोजेक्टाइल गिरा है उससे दूर में गिरा है। हाँ, इसके लिए शक की सुई हूतीज की तरफ है, नॉट टुवर्ड्स ईरान। और सर, इन ड्रोन हमलों को लेकर जिस तरह से बार बार खबरें दिखाई जाती है, कितने सटीक होते हैं और क्या ये वाकई उतनी दूरी तय कर लेते हैं? क्या वाकई ये बिल्कुल इतने प्रिसाइज्ड होते हैं कि जो जो जगह चिन्हित की गई है वहीं पर जाकर अटैक करते हैं? गीतू, द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर इज ड्रोन्स। ये बहुत प्रिसाइज होते हैं। इनकी दिन पर दिन, हमारे यहाँ डीआरडीओ ने पिछले कुछ दिनों में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से काफी डेवलपमेंट्स किए हैं। इसी तरह दुनिया की सारी अच्छी पावर्स, और सर, एक बड़ी खबर आ रही है, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बहुत बड़ी खबर ये मानी जा रही है, ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन किया है। ईरान के साथ तनाव पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। ट्रंप नेतन्याहू के बीच 30 मिनट से ज्यादा की बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने बुलाई है कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक और बातचीत के बाद इजरायली पीएम ने मीटिंग बुला ली है। तो अपने आप में बड़ी खबर है। साहिल सर, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी इस खबर पे। जी, तो जैसा कि हम कह रहे थे कि अब जब सिर्फ तेल की नाकाबंदी से कुछ भी आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है, तो अमेरिका के पास सफिशिएंट टाइम था अपना रिप्लेनिशमेंट करने का। अगर वो अपने ताइपेई के कॉन्ट्रैक्ट को रोक देते तो उनके पास गोला बारूद भी काफी होगा इस समय। दिस इज द राइट टाइम कि एक और राउंड ऑफ ड्रबिंग तेहरान पे और सदर्न जो कोस्टल एरियाज हैं, जहां खाड़ से लेके चाबहार तक जितने इनके कोस्टल एरियाज हैं, उनकी हैवी बम्बार्डमेंट्स और उनके कुछ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हिट किया जाए, और अंदर के अंदर तेहरान के आसपास आईआरजीसी की मिलिट्री विंग में कुछ और एलिमिनेशन किया जाए, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। अन्यथा अमेरिका अगर ये सोच के बैठा है कि ईरान वापस आएगा क्योंकि नाकेबंदी कर रखी है, हो सकता है कि ये महीनों तक ना हो। तो सेकंड काइनेटिक अटैक, इसीलिए इजराइल से उनकी बात हो रही है, और इजराइल से रेडीनेस या डिवीजन ऑफ एरियाज की, आप किस एरिया को हिट करेंगे, हम किस एरिया, इस तरह की बातें हो रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर जो हमला हुआ है, 20 अरब डॉलर की लागत से बने प्लांट पर यह हमला माना जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, 20 अरब डॉलर की लागत से बना था ये प्लांट, बाराकाहा परमाणु संयंत्र पर यह हमला हुआ। अबू धाबी तक सुनी गई है इस धमाके की आवाज। यूएई का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट है बाराकाहा। ये बड़ी खबर। नासिर, इस पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि जानकारी आ रही 20 अरब डॉलर की लागत से बने प्लांट पर यह हमला माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसे प्लांट्स पे इससे पहले भी हमें देखने को मिला, जब ईरान ने जो एयरपोर्ट को भी हिट किया, अबू धाबी को भी हिट किया, इवन
यूएई में कई ऐसे पोस्ट जो है वहां पे हिट किए गए, और कल से जो है लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एक पावर प्लांट के नजदीक जो है हिट उनको किया गया, जिसमें काफी पैसों से लागत की वजह से जो पावर प्लांट बना हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है, पहले से ये बताया जा रहा है, जो भी अमेरिका की हेल्प करेगा, चाहे वो सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो या यूएई हो, हम उनको बख्शने वाले नहीं है। आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ से हमें देखने को मिली, जहां पे कहा गया था कि जिस दिन ईरान यूएसए या इजराइल फिर से ईरान को टारगेट करेगा और हम सऊदी अरेबिया के साथ यूएई को पूरी तरह से उनका खात्मा करेंगे, यानी कि पहले वो प्रॉक्सीज कंट्री जहां पे और एक और अमेरिका की अपडेट लेते हैं, एक बड़ी खबर और आ रही है नासिर, अपने दर्शकों को बता दें, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद बड़ी जानकारी ये सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत में $110 प्रति बैरल के पार ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से इसका जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहा है। माथुर सर, आपसे इसका रिएक्शन। जी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो चेंज आएगा ही, क्योंकि अब स्ट्रेटजी तो वही थी कि तेल की जो कीमतें हैं उनको अपने कंट्रोल में रखा जाए, तो पैसा भी कमाना है लोगों को, क्योंकि जितने दिन से तेल के कारण जो संकट पैदा हुआ है दुनिया के अंदर वो दिखाई दे रहा है, तो अब उसके कारण पैसा कमाया कैसे जाए, ये समस्या है इनके सामने। और दूसरा कैसा है कि अभी अमेरिका ने एक जो अच्छा कदम उठाया, अब हम तेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत के साथ एक अच्छी स्थिति बनी है कि ब्रिक्स देश जो भारत के सहयोगी देश हैं, उसमें रूस ने भारत को मार्च महीने से ही तेल देना शुरू दे रहा था, कुछ 37 करोड़ लीटर पर डे दे रहा था हमको तेल, इस तरह वो अभी जारी है। उसका अप्रैल में थोड़ा संकट आया था कि वो प्रोडक्शन का थोड़ा गड़बड़ हुई थी, अब वो चीज जारी है। और दूसरा गड़बड़ कैसा है, फायदा कैसा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के थ्रू हमको तेल नहीं चाहिए रशिया से, रशिया के हमारे दूसरी चैनल से आता है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, तो भारत के सामने संकट तेल का खत्म हो जाता है। तब आने वाले टाइम में भारत की स्थिति तेल के मामले में ठीक रहेगी, और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि थोड़ा संयम रखें लोग, तो संयम रखें और खर्च कम करें। बिल्कुल, तो और बहुत सी डील हुई भी है यूएई के साथ, जिसमें बढ़ी है थोड़ी, जी कई बातों को लेकर समझौता हुआ भी है, कई एमओयू साइन हुए नीदरलैंड में भी, उम्मीदें तो वहां से भी जग रही हैं। साहिल सर, ये बताइए, देखिए जिस तरह से ये परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातें सामने आ रही थी और कहा यह जा रहा है परमाणु केंद्र के पास ये अटैक हुआ है, ऐसे में एग्जैक्टली वहां नहीं हुआ, उसके आसपास है, लेकिन इसका कितना बड़ा प्रभाव इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ जाता है? क्योंकि हमें तो खबरें ऐसी लगती है कि ठीक है कहीं ना कहीं परमाणु केंद्र को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर अंतरराष्ट्रीय मंच पर होता हुआ दिखाई देता है, खासतौर से मार्केट पर। तो ये जो ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हुई हैं पिछले 24 घंटे में, इसके पीछे वो ट्रंप की धमकी है, ना कि इनके संयंत्र पे हमला। संयंत्र के पास जो हमला हुआ है वो एक एकदम ऑल टुगेदर स्टैंड अलोन है, हूतीज ने किया है और इतना मिस टारगेट किया है, हिट किया। ये ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं था। ऑयल का दाम बढ़ने का एक कारण है कि अब सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑल दी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये मान के चल रहे हैं कि अगला राउंड ऑफ हमला इमिनेंट है, होने वाला है। इस वजह से स्पेक्युलेटिवली उन्होंने दाम बढ़ाया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके दिक्कत आएगी, अभी पैसे कमा लो। इसमें बिजनेस इंटरेस्ट भी होता है। जी गीतू, बिल्कुल, यानी कि जिस तरह के हालात बने हुए, अब देखना होगा क्या कुछ कदम जो है ट्रंप की तरफ से उठाए जाते हैं, क्या बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है, क्या ये धमकियां वाकई असलियत में तब्दील होती है नहीं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।